नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीते 8 दिन से जारी किसान आंदोलन के बीच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष सरवन सिंह पंढेर ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। पंढेर का कहना है कि सरकार की मंशा साफ है, वो हमें दिल्ली जाने नहीं देना चाहती और यही सबसे बड़ा गतिरोध का कारण है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों से बातचीत करके समाधान नहीं ढूंढना चाहती तो कम से कम हमें दिल्ली जाने दिया जाए। ये संविधान का देश है, ये धर्मनिरपेक्षता का देश है, यहाँ सभी को बात करने का अधिकार है, तो हमें दिल्ली जाने क्यों नहीं दे रहे। पंढेर ने आगे कहा कि जिस तरह के हालात आप लंबे समय से कश्मीर में देखते आ रहे हैं, वही हालात हरियाणा के बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि 21 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे। अब सरकार हमारी बात नहीं मानना चाहती, प्रस्ताव भी ऐसे देती है जिससे कि हम पीछे हट जाएं। तीसरा, बैरिकेडिंग हटाकर हमें दिल्ली नहीं जाने देती, तो अब हम मजबूरी में ही सही आगे बढ़ेंगे और इसके जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। पंढेर ने कहा कि अभी भी आशा है, आज का दिन है, प्रधानमंत्री चाहें तो स्वयं निर्णय ले सकते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज मंगलवार से राज्य की 10 दिवसीय यात्रा पर निकल रहे हैं। बता दें कि पार्टी ने इस यात्रा को जन विश्वास यात्रा नाम दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी की यह यात्रा बिहार के 38 जिलों से होकर गुजरेगी और इस दौरान 30 बड़ी जनसभाएं की जाएंगी। आरजेडी के अनुसार यात्रा के दौरान 17 महीने के महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा। द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक आरजेडी के एक नेता ने बताया कि तेजस्वी हर रोज 3 से 4 सभाएं करेंगे और आरजेडी की कोशिश होगी कि नीतीश कुमार संग गठबंधन सरकार के दौरान लोगों को दी गई नौकरियों का श्रेय लिया जाए। जनविश्वास यात्रा की शुरुआत से पहले तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर पूजा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो जनता हमारी मालिक है उनके बीच हम जा रहे हैं। जनता ने हमें बिहार में बीते 2 चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया है। आने वाले समय में भी पूरी मजबूती के साथ जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने आगे नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का कोई विजन नहीं है और ना ही गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। आज हम अपनी माता की ममता और पिता की क्षमता और लोक धर्म की प्रधानता के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से विश्वास पाने की कोशिश करेंगे। हम सब मिलकर जनता की सेवा में हैं और जनता की आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जहां पहले वरिष्ठ नेता अशोक चौहान पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालविया भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। 4 बार के विधायक रहे मालविया ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि वह वागड़ क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें कि वागड़ दक्षिण राजस्थान में एक आदिवासी क्षेत्र है। मालविया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर यहाँ का विकास कोई कर सकता है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने अपनी एक्स पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के समय में कांग्रेस के पास विकास का कोई विजन नहीं है। बता दें कि महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस के पास आदिवासी नेता के रूप में बड़ा चेहरा रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई कथित धांधली के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। आज मंगलवार को अदालत मंगवाए गए बैलेट पेपर्स और वोटिंग प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच करेगी। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान सीजेआई ने मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए बैलेट पेपर्स और वोटिंग प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाँच करने का फैसला किया था। इसके अलावा अदालत ने तुरंत नया चुनाव कराने का आदेश न देते हुए पहले डाले गए वोटों के आधार पर नतीजे घोषित करने पर विचार करने का सुझाव दिया था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई कथित धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कल सोमवार को मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए हैं, यानी अब सुप्रीम कोर्ट खुद बैलेट पेपर देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त सुरक्षा के साथ बैलेट पेपर लाने को कहा है और साथ ही काउंटिंग का पूरा वीडियो भी तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर पर निशान लगाया और अगर मसीह दोषी पाए गए तो उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। दरअसल अदालत ने मसीह से पूछा था कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर एक्स मार्क लगाया या नहीं। जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, 8 पेपर पर लगाया। इस पर सीजेआई ने कहा कि आपको सिर्फ साइन करना चाहिए था, आपने किस अधिकार से निशान लगाए। सीजेआई ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग गंभीर मामला है। वह मसीह को बुधवार को अदालत में पेश होने को कहा गया है।
अखिलेश यादव कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे या नहीं, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश अपनी तरफ से साफ कर चुके हैं कि जब तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनती तब तक वह यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर भी दिया है, लेकिन इस पर इंडिया अलायंस के दोनों दलों के बीच सहमति बनती नहीं दिख रही। सूत्रों के मुताबिक बिजनौर और मुरादाबाद की सीट पर बात फंस रही है। कांग्रेस इनमें से एक सीट चाहती है। अब ऐसे में जब सीट शेयरिंग पर बात बनती नहीं दिख रही तो माना जा रहा है कि अखिलेश यादव राहुल की न्याय यात्रा में शामिल भी नहीं होंगे। बता दें कि पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के आगे 11 सीटों का ऑफर रखा था, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सपा से 3 और सीटों की मांग की, लेकिन अखिलेश यादव ने केवल 2 सीटें बढ़ाकर 17 सीटों का ऑफर दिया है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली गांव जाने की कोशिश कर रहे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को एक बार फिर रोका गया है। दरअसल कल सोमवार को ही कोलकाता हाईकोर्ट से उन्हें संदेशखाली जाने की इजाजत मिली थी, लेकिन आज मंगलवार को एक बार फिर उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट की अनुमति हमारे पास है और अभी तक आपको किसी अदालत का कोई आदेश नहीं मिला है। अधिकारी ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं जा सकते। इसके बारे में मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। आज सुबह 9 बजे से आपने नए सिरे से धारा 144 लागू कर दी, लेकिन धारा 144 लगाने के इस आदेश से मेरा और शंकर घोष का कोई वास्ता नहीं है। माननीय हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि नेता प्रतिपक्ष और सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष इस इलाके में जा सकते हैं। बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने कल मंगलवार को जारी आदेश में कहा था कि अधिकारी संदेशखाली जा सकते हैं, लेकिन वहां किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली से महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इलाके का दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। शर्मा ने कहा कि उन्हें पीड़ितों का दर्द समझने के लिए बिना किसी पद के प्रभावित क्षेत्र का दौरा करना चाहिए, तभी वह यहाँ की महिलाओं का दर्द समझ सकेंगी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे आज करीब 18 शिकायती पत्र मिले। इनमें 2 दुष्कर्म के आरोप हैं, बाकी सब यौन उत्पीड़न है, लेकिन वह छेड़छाड़ भी भयानक है। महिलाओं ने उन्हें बताया कि हमारे कपड़े उतार दिए, इधर छुआ उधर छुआ। यहाँ महिलाएं पुलिस भी डरती हैं। रेखा शर्मा ने कहा कि यहाँ के हालात इतने खराब हैं कि यहाँ की महिलाएं मुझे छोड़ना नहीं चाहती थीं। वे मुझे पकड़कर रो रही थीं। हालत बहुत खराब है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई रास्ता बचता है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। दरअसल 18 फरवरी को किसानों के साथ हुई बैठक में सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसके लिए किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय कपास निगम के साथ 5 साल का करार करना था। अब ऐसे में किसानों ने सरकार के प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कल सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि किसान संगठनों ने चर्चा करने के बाद सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान 23 फसलों पर एमएसपी मांग रहे हैं। ये जो प्रस्ताव आया है वह किसानों के पक्ष में नहीं है। हम इस प्रस्ताव को रद्द करते हैं। डल्लेवाल ने आगे कहा कि किसानों के कर्ज माफी को लेकर क्या किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव को इसलिए भी रद्द किया गया है कि अगर कोई पहले दालों को नहीं उगा रहा तो वो इस प्रस्ताव में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि मीटिंग में चाल चलने का काम किया है। सरकार की नीयत साफ होती तो ऐसा नहीं करते। पंढेर ने आगे कहा कि हमारी मांग वही है कि सरकार 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बनाकर दे और जो फसलें बचेंगी उस पर स्टडी करके उसको लागू करे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के बैठक में 3 घंटे देरी से आने पर भी नाराजगी जताई। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर जारी संघर्ष के बीच खबर है कि इस संघर्ष को खत्म करने के लिए मराठों को 10 से 12% आरक्षण दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य की शिंदे सरकार ने इसके लिए मसौदा तैयार कर लिया है और आज मंगलवार को राज्य विधानमंडल के 1 दिवसीय विशेष सत्र में इस पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के अनुसार इस मसौदे को विधानमंडल में पेश करने से पहले आज सुबह से राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी। बता दें कि विधानमंडल का यह विशेष सत्र मराठा समाज को टिकाऊ और कानून के दायरे में आरक्षण देने के लिए ही आयोजित किया गया है। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिंदे ने कल सोमवार को दी।
उन्होंने कहा कि ओबीसी या अन्य समुदाय के आरक्षण को नुकसान पहुंचाए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम ऐसा आरक्षण देंगे जो मनोज जारंगे को स्वीकार हो या ना हो, लेकिन मराठों को स्वीकार होगा। बता दें कि मनोज जारंगे मराठा आरक्षण आंदोलन का प्रमुख चेहरा हैं। उन्होंने कल सोमवार को सभी मराठा विधायकों से अपील की कि एकमत से आरक्षण का समर्थन करें। अगर आरक्षण को लेकर समाज के विधायकों ने आवाज नहीं उठाई तो समझा जाएगा कि वे मराठा विरोधी हैं। जारंगे ने कहा कि आरक्षण में सगे संबंधियों का जिक्र होना चाहिए। अगर इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ तो 21 फरवरी से नए तरीके से आंदोलन शुरू करेंगे। बता दें कि मराठाओं की मांग है कि उन्हें ओबीसी समूह के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा देने, इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और इसके लिए एक विशेष लोक सेवा आयोग गठित करने की मांगों पर केंद्र सरकार चर्चा करने के लिए सहमत हो गई है। बता दें कि कल सोमवार को सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और लद्दाख के विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे शीर्ष निकाय लेह एबीएल और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच एक बैठक हुई, जिसमें यह सहमति बनी है। बैठक के बाद एबीएल और केडीए ने कहा कि बैठक में हमारी मुख्य मांगों पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया है, जिनमें लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना और 24 फरवरी को लद्दाख के लिए विशेष लोक सेवा आयोग के गठन की मांग शामिल है। वहीं इसके बाद लद्दाख के इन दोनों संगठनों ने आज मंगलवार 20 फरवरी से भूख हड़ताल करने की अपनी योजना को फिलहाल के लिए रद्द करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस में सिपाही भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक के दावों और आरोपों के बाद यूपी पुलिस के भर्ती बोर्ड ने एक आंतरिक समिति का गठन किया है। इस बात की जानकारी भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा द्वारा दी गई, लेकिन वहीं गौर करने वाली बात यह है कि पेपर लीक को लेकर अभी तक सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। असल में ऐसा हुआ है या नहीं, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी या बयान नहीं आया है। इसलिए मामले में गठित समिति सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों की पड़ताल करेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को 4 पारियों में यूपी पुलिस में 60,000 से अधिक सिपाही पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पेपर दिया। और शनिवार को पहली पारी के पेपर के बाद से ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के दावे किए जाने लगे थे, जिसके बाद रविवार से ही ट्विटर पर यूपी पुलिस पर्चा लीक ट्रेंड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।